पढ़ो जाके। सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हुए हैं वीओडी सेक्शन में, मैं नहीं पढ़ाया हुआ वहां पे, है ना, किसी और ने नहीं पढ़ाया हुआ। तो आप अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हो तो बेटा यहाँ से पढ़ो, और मेरी मर्जी से पढ़ना चाहते हो तो फिर लाइव जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना होगा। ठीक है। हाँ जी। और पढ़ो कहीं से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। चलिए। तो हमने अभी तक इस बैच में 7 ही चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और अब हम पढ़ेंगे बेटा डाइस यानी कि पासा। ठीक है। हाँ जी। बेटा रह तो बहुत कुछ गया, मैट्रिक्स थोड़ी रह गया। अब पूरे 46 चैप्टर चैप्टर पढ़ने हैं हमें। अभी 7 ही तो चैप्टर पढ़े हैं, अभी तो रह तो सब गया। जी। हम्म। एक दिन में सब खत्म कर दिया हमने बेटा। वीओडी सेक्शन में हमने एक दिन में आपको सब कुछ पढ़ा दिया, एक ही दिन में। आप वीओडी सेक्शन में जाके सब पढ़ लो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं आपको बता रहा था कि ये जो डाइस चैप्टर है, ये जो पासा है भाई, लूडो तो आप सभी ने खेला है, सभी ने खेला है, सभी जानते हैं डाइस को, है ना। पासा आप सब जानते हैं कि पासा बेसिकली होता क्या है। देखो ये क्यूब होता है, ये क्या होता है, ये क्यूब होता है। और एक चैप्टर आपके में क्यूब एंड क्यूबॉइड बेटा डिफरेंट चैप्टर है। पहले हम पढ़ेंगे डाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये दोनों ही डिफरेंट चैप्टर हैं, लेकिन डाइस बेसिकली क्यूब ही होता है। डाइस क्या होता है, क्यूब यानी कि एक घन, जिसमें टोटल कितनी सरफेस होती है। अगर मैं सरफेस की बात करूं डाइस में, किसी भी डाइस को जब हम देखते हैं, किसी भी डाइस को जब हम देखते हैं तो हमें कितनी सरफेस दिखाई देती है। हाँ, एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस मतलब दिखाई देती है, और टोटल कितनी सरफेस होती है ये बताओ। किसी भी पासे में, किसी भी घन में टोटल कितनी सरफेस होती है ये बताओ। टोटल कितनी सरफेस होती है, सतह। ठीक है। और दिखाई कितनी देती है हमें एट ए टाइम, एक साथ हमें कितनी सरफेस दिखाई दे रही है। और ऐसी कितनी सरफेसेस हैं जो हिडन है, जो कि छिपी हुई सतह है। ठीक है। जी हाँ। देखो जो कटिंग ऑफ क्यूब वाला क्वेश्चन आता है ना, वो आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर में। वो चैप्टर अलग है, वो डिफरेंट चैप्टर है। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाँ तो भाई किसी भी डाइस में, किसी भी क्यूब में टोटल 6 सरफेस होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल 6 सतह होती हैं, है ना। और एट ए टाइम दिखाई कितनी दे रही है, सिर्फ दिखाई सिर्फ 3 दे रही है। जैसे 1 2 3, कितनी सरफेस दिखाई दे रही है, सरफेस सिर्फ 3 दिखाई दे रही है। और छिपी हुई सतह कितनी है सर, ऑब्वियस सी बात है 3 सरफेस दिखाई दे रही है, और 3 सरफेस है छिपी हुई, 3 सरफेस है हिडन सरफेसेस। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो हिडन सरफेसेस हैं, ये कौन कौन सी सरफेस है। हाँ, ये जो हिडन सरफेस है, ये कौन कौन सी सरफेस है। सर एक सरफेस है जो हमें दिखाई दे रही है, वो कौन कौन सी सरफेस है, वो है 1 2 3। मान लो एक डाइस है, और इस पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित है। ये एक ऐसा डाइस है जिस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही है, 1 2 3, और 3 जो सरफेस है 4 5 6, वो सरफेस बेटा छिपी हुई है, वो हिडन है, वो हमें नहीं पता कहाँ छिपी हुई है ना। अगर मैं आपसे पूछूं एक के विपरीत सतह कौन सी है, तो बेटा जो एक के विपरीत सतह है वो छिपी हुई है, वो हिडन है। ठीक है। अपोजिट टू 1 हमें नहीं पता क्या है ना। 2 के विपरीत कौन सी सतह है, 2 के विपरीत कौन सी सतह, अपोजिट टू 2 हमें नहीं पता सर क्या है, अपोजिट टू 2। और 3 के विपरीत कौन सी सतह है ना, अपोजिट टू 3 हमें नहीं पता सर, अपोजिट टू 3। तो ये जो 3 सरफेस है ना, ये तो हमें दिखाई दे रही है। और ये जो इनके अपोजिट सरफेस है बेटा, यही सरफेस है छिपी हुई, यही सरफेस है छिपी हुई हिडन, जो कि हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इस चैप्टर में हमारा काम क्या है, हिडन सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। इस चैप्टर में हमारा काम क्या है, हिडन सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना, छिपी हुई सतहों के बारे में पता लगाना, अपोजिट सरफेस के बारे में पता लगाना। ठीक है। जैसे ये डाइस आपके सामने है, ठीक है, ये एक क्यूब है, इसको डाइस समझो। अच्छा, जरूरी नहीं कि जो आपके एग्जाम में डाइस आएगा
जरूरी नहीं है जो आपके एग्जाम में डाइस आएगा उस पे 1 to 6 नंबर्स ही प्रिंट होंगे। जो आपके एग्जाम में डाइस आएगा ना बेटा, उस पे नंबर्स की जगह लेटर्स भी प्रिंट हो सकते हैं, A to F 6 लेटर्स, ठीक है, A B C। एक ये भी हो सकता है A to F 6 लेटर्स भी प्रिंट हो सकते हैं डाइस में। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसपे डाइस पे ना नंबर्स प्रिंट होंगे ना लेटर्स प्रिंट होंगे, सिंबल्स प्रिंट होंगे, $, सिंबल्स भी प्रिंट हो सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसपे डाइस पे ना ये कलर्स हो सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा हमेशा यही क्वेश्चन आएगा जिसपे नंबर्स प्रिंट होंगे। लेटर्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, सिंबल्स भी प्रिंट हो सकते हैं, लाइक कलर भी प्रिंट हो सकते हैं, जैसे कि ये डाइस है ना। ये डाइस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये समझाने के लिए जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं तो एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती है। देखो डाइस की ना पोजीशन ये होती है लाइक दिस, जैसे ये पोजीशन है या कोई दूसरी पोजीशन लेता हूं ताकि कलर कॉम्बिनेशन आसानी से दिख सके। हाँ, ये वाली पोजीशन लेते हैं तो इस तरीके से डाइस हमें दिखाई देता है। ये जो टॉप सरफेस है ना जिसपे 1 लिखा है 1, ये बेटा ब्लू सरफेस है, ये ब्लू सरफेस है जिसपे 1 लिखा हुआ है। अच्छा, जिसपे 2 लिखा हुआ है वो ये वाली सरफेस है फ्रंट वाली जिसपे 2 लिखा हुआ है, और ये जो 3 लिखा हुआ है ना ये साइड वाली सरफेस है जिसपे 3 लिखा हुआ है। तो एट ए टाइम हमें ये सिर्फ 3 सरफेस दिखाई देंगी 1 2 और ये 3, ठीक है दोस्त। और बाकी की जो अपोजिट सरफेस है वो हिडन है। अगर आपको 1 दिखाई देगा ना तो जो 1 के अपोजिट है वो हिडन है। अगर आपको 2 दिखाई देगा तो जो 2 के अपोजिट है वो हिडन है। अगर आपको 3 दिखाई देगा तो जो 3 के अपोजिट है वो हिडन है, ठीक है। तो 1 2 3 दिखाई दे रहा है और इनके जो अपोजिट सरफेसेस हैं वो क्या है, वो हिडन सरफेसेस है ना। हाँ जी बेटा, हम क्यूब रूबिक क्यूब्स बना लेते हैं भाई। रीजनिंग के टीचर हो गए भी अगर रूबिक क्यूब नहीं बना पाएंगे तो फिर तो रीजनिंग के टीचर होना बेकार है हमारे लिए, है। चाहे वो 3x3 हो, चाहे वो 4x4 हो, चाहे वो 5x5 हो, सारे रूबिक क्यूब हम बना लेते हैं। हमारे पास सारे रूबिक्स क्यूब है। चलिए ये 4x4 रूबिक क्यूब है। हाँ जी, तो अच्छा, एग्जाम में जब डाइस का क्वेश्चन आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा 1 फिगर क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, देखो एग्जाम में है ना, पहला जो केस बनता है वो बनता है जब आपका क्वेश्चन 1 फिगर हो, मतलब आपके क्वेश्चन में डाइस की सिर्फ एक ही सिंगल फिगर हो और उसी फिगर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। दूसरा केस क्या बनेगा, जब एक ही डाइस को आपको 2 अलग अलग तरीके से दिखाया जाए, मतलब डाइस एक ही है लेकिन उसके 2 फिगर्स आपके सामने हो। एक ही डाइस को 2 अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जाए, यह है दूसरा केस। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला केस क्या बनेगा, पहला केस कि एक डाइस है, ठीक है, और इस डाइस की 6 सरफेस है, 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही है और इनपे कुछ भी नंबर्स लिखे हुए हैं 1 3 5, और इस फिगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस कुछ इस प्रकार बनेगा कि एक डाइस है और इस डाइस को हमने जब पहली बार देखा तो हमें नंबर दिखाई दिए 1 2 3, और इसी डाइस को हम दोबारा देख सकते हैं किसी और एंगल से, किसी और तरीके से, या डाइस को घुमा देंगे तो हम इसी डाइस को दोबारा देखेंगे तो हमें जो नंबर्स दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे 4 5 6। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा 1 फिगर वाला ही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में वो एक ही डाइस को 2 बार आपके सामने रख सकता है, एक ही डाइस को 2 अलग अलग तरीके से आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो 2 फिगर क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, केस थर्ड क्या बनेगा, तीसरा केस क्या बनेगा कि जब आपके एग्जाम में ना मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन आए, मतलब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आए जिसमें डाइस की 2 से ज्यादा फिगर बनी हो, 2 से ज्यादा फिगर, यानी कि 3 फिगर का क्वेश्चन, 4 फिगर का क्वेश्चन, 5 फिगर का क्वेश्चन, यानी कि एक ही पासे को हो सकता है 3 बार दिखाएं आपको, 4 बार दिखाएं या 5 बार दिखाएं। मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन भी आ सकता है। और चौथा केस क्या बनेगा बेटा, चौथा केस बनेगा ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा।
है ना, डाइस खुला हुआ हो सकता है जिसको फोल्ड करके हम पासा बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ओपन डाइस क्या चीज है खुला हुआ पासा क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी डाइस की शेप दिखाई थी बेटा, है ना, मैंने आपको अभी डाइस की शक्ल दिखाई थी ना, डाइस की शक्ल कि डाइस क्या होता है। तो भाई देखो ये होता है ओपन डाइस ये होता है खुला हुआ पासा। अगर मैं इस फिगर को फोल्ड कर दूं तो ये फोल्ड करके ना बेटा डाइस की शेप देगा मुझे। ठीक है, जैसे ये फिगर कैसे फोल्ड होगा, लाइक दिस। ये फिगर देखो, ये फिगर फोल्ड होते ही डाइस की शेप बन गया ना। तो एग्जाम में ओपन डाइस के क्वेश्चन भी आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ओपन डाइस में सिर्फ यही एक फिगर है, ओपन डाइस में बहुत सारी फिगर्स होती हैं। हम सारी फिगर्स पढ़ेंगे, वो सारी फिगर्स जिनको फोल्ड करने पर डाइस बन जाएगा, मैं सारी फिगर्स आपको कराऊंगा, जिनमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने था। ठीक है, और केस 5 हम पढ़ते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यानी कि भाषा पे आधारित प्रश्न, यानी कि वो क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस में ना तो ये वाली फिगर दी जाएगी ना ही ओपन डाइस की कोई फिगर होगी, सिर्फ एक लैंग्वेज लिखी होगी, भाषा लिखी होगी, और उसी को पढ़ के हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपके एग्जाम में जब डाइस का क्वेश्चन आएगा तो ये टोटल 5 केस बनते हैं। या तो 1 फिगर क्वेश्चन आएगा पेपर में, या 2 फिगर आएगा, या मोर देन 2 फिगर, ओपन या लैंग्वेज। ठीक है, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ये जो 2 फिगर क्वेश्चन है बेटा, ये बताओ जब हमने एक ही डाइस को 2 अलग अलग एंगल से देखा तो हमें बेटा एक भी सरफेस कॉमन दिखाई नहीं दे रही। देयर इज नो कॉमन, यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। बताओ क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पे एक भी सरफेस हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रही। तो क्या ये जरूरी है कि जब भी हम डाइस की 2 फिगर देखेंगे हमेशा दोनों फिगर में हमें एक भी सरफेस कॉमन दिखाई ना दे? है, इज इट कंपल्सरी? सर ये तो जरूरी नहीं है। बताओ क्या ये जरूरी है कि जब भी हम डाइस को 2 अलग अलग एंगल से देखें तो एक भी सरफेस हमें कॉमन दिखाई ना दे? सर ये जरूरी नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है जब हम डाइस की 2 अलग अलग मतलब एक ही डाइस को सर अगर हम 2 बार देखें तो सर ऐसा भी हो सकता है दूसरी बार देखने पे एक ऐसी सरफेस है जो हमें दोबारा दिखाई दे, है ना, ये भी तो हो सकता है। देयर इज ओनली वन कॉमन। तो सर यहाँ पे दूसरा केस बन सकता है व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। जब हम एक ही डाइस को 2 बार देखें तो हमें हो सकता है एक सरफेस सामान्य हो, एक सरफेस कॉमन दिखाई दे। और क्या बन सकता है बेटा, और क्या बन सकता है? सर ऐसा भी हो सकता है जब आप एक ही डाइस को 2 बार देखो, सर ऐसा भी हो सकता है जब आप एक ही डाइस को 2 बार देखो तो आपको 2 सरफेस कॉमन दिखाई दे, जैसे लाइक दिस। ये भी हो सकता है सर आपको 2 सरफेस कॉमन दिखाई दे व्हेन देयर आर ओनली 2 कॉमन, जब आपको 2 सरफेस कॉमन दिखाई दे। और क्या केस बन सकता है? एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है जब तीनों सरफेस कॉमन हो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है सर जब तीनों सरफेस कॉमन हो, जैसे नंबर दिखाई दिए 1 2 3 और यहां भी देखा तो 1 2 3। मेरे भाई मेरे दोस्त अगर 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 तीनों सरफेस कॉमन है ना, अगर तीनों सरफेस कॉमन है तो ये 2 फिगर क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, ये 1 फिगर क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों फिगर सेम है बेटा। फिर ये 2 फिगर क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, ये क्वेश्चन 1 फिगर ही कहलाएगा। समझ रहे हो चीजों को? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा तो 2 फिगर के अंदर भी कितने केस बनेंगे? सर 2 फिगर के अंदर भी 3 केस बनेंगे। 2 फिगर के अंदर 3 केस बनेंगे, नो कॉमन वाला केस, 1 कॉमन वाला केस और 2 कॉमन वाला केस। तो जब 2 फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसा होगा या तो दोनों फिगर में एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगी, या दोनों फिगर में सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन होगी, या दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन होंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। हमने क्या सीखा कि जब ये चैप्टर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो या तो 1 फिगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या 2 फिगर, या मोर देन 2 फिगर, ओपन या लैंग्वेज। अगर गलती से 2 फिगर क्वेश्चन आता है तो 2 फिगर के अंदर भी 3 केस आ जाएंगे, या तो नो कॉमन वाला क्वेश्चन आएगा, या 1 कॉमन वाला क्वेश्चन आएगा, या 2 कॉमन वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर है डाइस। तो बताओ भैया डाइस चैप्टर पढ़ के कैसा लगा? हाँ जी, तो ये पूरा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है और समझना है।
तो बता दो डाइस चैप्टर पढ़ के कैसी फीलिंग आ रही है आपको। पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने आपको डाइस। हाँ, एक भाई साहब कह रहे हैं कितने बजे से क्लास चलती है। सोतू राम, इतने दिन हो गए बेटा इस बैच को स्टार्ट हुए, 7 चैप्टर भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं इस बैच में, और तुम्हें इस बैच का टाइम ही नहीं पता अभी है। तुम चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ। चलो तो भाई ये जो डाइस चैप्टर का ट्रेलर था, ये क्या था? ये था डाइस चैप्टर का ट्रेलर। ठीक है, तो ट्रेलर कैसा लगा आपको? हम्म हम्म अच्छा था ट्रेलर। बेटा ये सिर्फ मूवी का ट्रेलर था, अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई। ये सिर्फ ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इस पूरे चैप्टर में होने क्या वाला है ना। इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरी इमेज आपके दिमाग में मैंने प्रिंट करा दी। ठीक है, चलिए। तो अल्टीमेटली हमें क्या सीखना है इस चैप्टर में? हमें सीखना है, क्या सीखना है हमें? हमें सीखना है अपोजिट सरफेसेस के बारे में कैसे पता लगाते हैं। हमें सीखना है कि कौन सी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, अपोजिट सरफेसेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हमें अपोजिट सरफेसेस को पता लगाना सीखना है। ठीक है, अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाना सीखना है। ठीक है, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। भाई साहब कह रहे हैं डाइस बनाना तो सिखा दो। अरे मेरे भाई, अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो ना, तो इसकी जगह वाई बना लो, वाई। ये भी एक डाइस का काम करेगा, जैसे @ डॉलर और हैश। अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो तो वाई बना के काम चला लो। बट ऐसा ना हो गया आज पूरी क्लास तुम्हारे डाइस बनाने में ही निकल गई। ठीक है, हैं? चलिए, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लैंग्वेज है, वो हम जरा पढ़ते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, जरा उसको समझते हैं। लिखो स्टैंडर्डाइज। इस चैप्टर को अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे बेटा, इस चैप्टर को अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे। लिखो स्टैंडर्डाइज। 2 डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इनको जरा पढ़ लो कि ये क्या होता है स्टैंडर्डाइज। लिखो, इफ, ये टर्म कभी कभी यूज हो जाती है क्वेश्चन के अंदर। इफ एवरी टू अपोजिट, if every two opposite surfaces sum, is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. Then the dice is called a standard डाइस। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, याद है प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। If every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि ये मानक पासा होता क्या है। वैसे तो आप लोग डेफिनेशन पढ़कर समझ गए होंगे, बहुत आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। अच्छा, आपने जिस पासे से लूडो खेला है ना, कभी आपने उस पासे को ध्यान से देखा है? आपने जिस डाइस से लूडो खेला है, आपने कभी उस डाइस को ध्यान से देखा है? अगर आज तक आपने उस डाइस को नहीं देखा ना ध्यान से, तो आज जरूर देखना, है ना। तो आज जरूर देखना उस डाइस को ध्यान से। अगर आप आज तक आपने उस डाइस को ध्यान से नहीं देखा, तो आज जरूर देखना। उस डाइस की खास बात पता है क्या होती है?
उस डाइस की खास बात क्या होती है, जिससे हम लूडो खेलते हैं, जहां पे 1 डॉट होती है ना, 1, जब आप उसके पीछे देखोगे ना तो आपको हमेशा 6 डॉट दिखाई देंगी हमेशा। जहां पे 2 डॉट्स होती है ना, 2, जब आप उसके पीछे देखोगे ना तो आपको हमेशा 5 डॉट दिखाई देंगी, 5। और जहां पे 3 डॉट्स होती है ना, 3, जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देंगी 4 डॉट्स। तो जिस डाइस से हम लूडो खेलते हैं उस डाइस की खास बात यही होती है कि 1 वाली के अपोजिट 6 डॉट होंगी, 2 के अपोजिट 5 होंगी, 3 के अपोजिट 4 होंगी। ऐसा क्यों होगा? हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो 7 होगा। 1 + 6 7, 2 + 5 7 और 3 + 4 7। और उसी डाइस को बेटा हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो जिस डाइस से हम लूडो खेलते हैं उसी का नाम दिया गया है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। और जिस बच्चे ने आज तक ऐसा नहीं देखा है तो आप उस लूडो वाले डाइस को देखना जरूर। ठीक है। उसी को हम मानक पासा बोलते हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो जितने भी लूडो वाले पासे हैं वो सभी स्टैंडर्ड होते हैं, सभी। ठीक है, सारे के सारे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन यहां पर कैसे डिफाइन की जाएगी, सर स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन यहां पर कैसे डिफाइन होगी या यहां पर कैसे डिफाइन होगी। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन है ना तो इसके लिए बनी है, ना तो इसके लिए बनी है, ना तो इसके लिए बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बनी है। जिस पासे में 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं, सिर्फ स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन वहीं दी जाएगी। अदरवाइज यहां पर स्टैंडर्डाइज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, चिंता मत करो, सब दूर करते चले जाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, मान लो हम तो इंसान है और इंसान तो गलतियों का पुतला है। ठीक है, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है गलती से मिसप्रिंट हो जाए। सर मान लो ऐसा कोई डाइस बन जाए जिसमें 1 के अपोजिट 6 ना हो, 1 के अपोजिट 5 हो, गलती से मिसप्रिंट हो जाए, तो सर उस डाइस को तो कोई नाम दोगे ना? है भाई, जो डाइस गलती से मिसप्रिंट हो रहा है, 1 के अपोजिट 6 की जगह मान लो 5 आ जाए गलती से, 3 के अपोजिट 4 है लेकिन 1 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट 6 है, बट 3 के अपोजिट 4 है, तो उस डाइस को कोई तो नाम दोगे? सर जी हाँ, बिल्कुल देंगे। तो जो डाइस एरर वाले हैं, है ना, उनको हम नाम देते हैं जनरल डाइस, उनको नाम देते हैं जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा। अब आप ये बताओ, जनरल डाइस जो है, जो साधारण पासा है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? और बहुत ही इजी डेफिनेशन आपको बनानी है, बहुत ही इजी। साधारण पासा क्या होते हैं? साधारण पासा क्या होते हैं? एक तो होते हैं बेटा स्टैंडर्डाइज मानक पासा। मानक पासा क्या होते हैं? वो पासा है जिनमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो तो होते हैं मानक पासा। अब ये बताओ साधारण पासा कौन से होते हैं? साधारण पासा कौन से होते हैं? जनरल डाइस कौन से होते हैं? बहुत ही आसान परिभाषा आपको बतानी है, बहुत इजी डेफिनेशन आपको बतानी है। और वो इजी डेफिनेशन क्या है? इफ द डाइस is not standard, if the dice is not standard, then it is called a जनरल डाइस। खत्म कहानी। बताओ, इससे ज्यादा आसान परिभाषा आपको मिलेगी? हिंदी में लिख लो, यदि पासा मानक नहीं है, यदि पासा मानक नहीं है तब उस पासे को, यदि पासा मानक नहीं है तब उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। सीधी सी बात है, सम फम का कोई लेना देना नहीं है। यदि पासा मानक नहीं है, यदि पासा मानक नहीं है तब उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। यदि पासा मानक नहीं है तब उस पासे को एक साधारण पासा कहते हैं, क्योंकि मानक की पहचान आपको है, समझ रहे हो? तो अगर आपका पासा मानक नहीं है तो वो एक साधारण पासा होगा, सीधी सी बात है। और बहुत ही इजी है स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को पहचानना। मान लो एक डाइस है जिसमें 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है और 3 के अपोजिट 4 है, एक ऐसा पासा है। ठीक है, तो ये जो डाइस है इसको क्या नाम दोगे? और एक डाइस है जिसमें 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट 4 है, इस डाइस को क्या नाम दोगे? एक ऐसा पासा है जिसमें 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट 5 है, इस पासे को क्या नाम दोगे? एक ऐसा पासा है जिसमें 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट 6 है, इस पासे को क्या नाम दोगे?
हाँ जी, यहां पर कुछ डाइस मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं जिनके अपोजिट सरफेसेस कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो इन डाइस को क्या नाम दोगे? तो भाई साहब ये जो डाइस है जिसमें 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, तो इसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड डाइस। सिर्फ यही एक ऐसा पासा है जो कि एक मानक पासा है। ठीक है बेटा, ये मानक पासा नहीं हो सकता। सिर्फ 3 के अपोजिट 4 होने से काम नहीं चलेगा, 2 के अपोजिट 5 भी होना चाहिए, 1 के अपोजिट 6 भी होना चाहिए। तो ये एक जनरल डाइस है, ये एक साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि ये मानक नहीं है। भैया ये भी मानक नहीं है ना। सिर्फ 1 के अपोजिट 6 होने से काम नहीं चलेगा, 2 के अपोजिट 5 भी होना चाहिए, 3 के अपोजिट 4 भी होना चाहिए। तो ये भी एक जनरल डाइस है, ये भी एक साधारण पासा है। ठीक है, और ये भी एक जनरल डाइस है, ये भी एक साधारण पासा है। समझ रहे हो? तो सीधी सी बात है ना कि अगर हमारा पासा स्टैंडर्ड नहीं है तो वही डाइस होता है जनरल, बस। और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है, स्टैंडर्ड डाइस में हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो 7 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि मानक पासा क्या होते हैं और साधारण पासा क्या होते हैं, कैसे पहचान की जाती है। इनकी पहचान की जाती है इन अपोजिट सरफेसेस के बेसिस पर। जब तक आपको अपोजिट सरफेस नहीं पता होगी तब तक आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्त? हाँ जी, चलिए। तो अभी तक बेटा ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी तक हमने ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। चैप्टर तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था। ठीक है, हाँ जी, अब हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले नोट डाउन करो केस फर्स्ट। भाई इस चैप्टर में टोटल कितने केस पढ़ने हैं? इस चैप्टर में टोटल हमें कितने केस पढ़ने हैं? 5 केस पढ़ने हैं। 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो पांचों केसेस में से सबसे पहला केस नोट डाउन करो, केस फर्स्ट, और लिखो व्हेन ओनली वन फिगर ऑफ अ डाइस, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। वन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। ठीक है, हाँ जी। और सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो। सबसे पहला क्वेश्चन, एक डाइस की फिगर आपके सामने होगी क्वेश्चन के अंदर, और सिर्फ एक ही फिगर आपके सामने होगी, और इस डाइस पे कुछ नंबर्स होंगे 1, 2, 3, और आपसे ये पूछा जा रहा है यदि, है ना, पासे की 6 सतहों पर, यदि पासे की 6 सतहों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है, तब 2 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तब 2 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अब आप लोग बेटा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये हिंदी में क्या लिख दिया इतना सारा सब कुछ आपने, इंग्लिश में भी तो लिख दो। इंग्लिश में लिखते हैं तो कहते हैं हिंदी में भी तो लिख दो। तो लैंग्वेज देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहली बात तो मेरी बात ध्यान से सुनना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लैंग्वेज डिपेंडेंट है ही नहीं, पहली बात समझ रहे हो। तो रीजनिंग सब्जेक्ट्स में ना कंसेप्ट्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, अप्रोचेस हैं। यहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करता है फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स मैटर करती हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ ले, कुछ नहीं है, समझ तो गए होगे आप लोग। क्वेश्चन ये है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि इस डाइस में 1 to 6 है ना, डिफरेंट नंबर्स हैं अलग अलग सरफेसेस पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, है ना, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत कौन सी सतह है, 2 के विपरीत कौन सी सतह है। एंड मैं आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, है ना, चार। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। 4, 5, 6, ईदर 4, 5 और 6। ठीक है, यहां पर कुछ ऑप्शंस मैं आपको देना चाह रहा हूं
कृपया करके मेहरबानी करके आप लोग इन ऑप्शंस को नोट डाउन कर लो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप लोग इन ऑप्शंस को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए 4 और 1 कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। हाँ जी, ये कुछ विकल्प आपके सामने हैं और आप लोग ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना और आंसर देने की कोशिश करना। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। चलिए, आपके सारे डाउट्स मैं दूर कर दूंगा, सारे डाउट्स विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस। आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शंस को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमें नंबर तभी मिलते हैं जब हम परफेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 5। वो 5 आंसर इसलिए दे रहे हैं, वो इसको ना स्टैंडर्डाइज मान रहे हैं, मानक पासा, और मानक पासा मान के वो 2 के विपरीत 5 आंसर दे रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ये बताओ कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है दिस इज अ स्टैंडर्डाइज? क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा हुआ है कि यह एक मानक पासा है? ये बताओ, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि यह एक मानक पासा है? जल्दी से बताओ, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है कि यह एक मानक पासा है? है? क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि यह मानक पासा है? नहीं लिखा हुआ ना। जब क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि दिस इज अ स्टैंडर्डाइज, तो आपने इसको स्टैंडर्डाइज मान कैसे लिया? आपने मानक पासा कैसे मान लिया इसको? है? मुझे एक बात बताओ, ये रहा क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। मैं प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको डाइस की 3 सरफेस दिखाई दे रही है। ये रहा सामने 1, ये रही बेटा 1 सरफेस, ऊपर है 2, है ना, ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, और नीचे क्या है, साइड में क्या है, 3 है, साइड में क्या है, 3 है। ठीक है बाबू, हाँ जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम बिल्कुल यही क्वेश्चन है ना, सेम यही क्वेश्चन है, और इस डाइस पे 1 to 6 अलग अलग सरफेस पे 6 अलग अलग नंबर प्रिंट है। अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। बेटा 2 के विपरीत क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप कोई जादूगर ओपी शर्मा हो? है? क्या आप जादूगर ओपी शर्मा हो कि आप 2 के नीचे झांक के देख लिया आपने 2 के नीचे क्या है? आपको क्या पता 2 के नीचे क्या है? आपको सिर्फ ये 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, बाकी के 3 नंबर दिखाई नहीं दे रहे, 4 5 6। तो बेटा 4 5 6 कहीं भी प्रिंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी के 3 नंबर दिख ही नहीं रहे हैं। जो नीचे है ना, नीचे 4 भी हो सकता है, नीचे 5 भी हो सकता है, और नीचे 6 भी हो सकता है। आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि पक्का नीचे 5 होगा। देखना, क्या नीचे 5 है? बताओ, क्या नीचे 5 है? तो तुम ये कंफर्म कैसे कह सकते हो कि 2 के विपरीत 5 होगा? देखो यहाँ तो 4 दिखाई दे रहा है, ऊपर 2 और नीचे 4, 2 के विपरीत तो 4 है। तो जरूरी नहीं है कि 2 के विपरीत 5 हो, 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि जो बाकी के 3 नंबर बचे हैं वो तीनों में से कोई भी 2 के विपरीत जा सकता है। तो जब डाइस की सिंगल फिगर हमें दिखाई दे रही है, तो हम अपोजिट सरफेसेस को डिफाइन नहीं कर सकते। डाइस की सिंगल फिगर में हम अपोजिट सरफेसेस को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, डाइस की सिंगल फिगर में हम अपोजिट सरफेस को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी। तो इसीलिए हम कंफर्म नहीं कह सकते, इसीलिए हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्डाइज है। देखो, ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये दोनों ही हो सकता है। ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ये जनरल भी हो सकता है, ये दोनों ही डाइस हो सकता है। ये स्टैंडर्ड और जनरल दोनों हो सकता है, क्योंकि अपोजिट सरफेसेस के बारे में हमें नहीं पता। तो बेटा 1 फिगर क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करना होता है। 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है, और वो अप्रोच क्या है, ये जो 3 नंबर है ना, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत
बेटा जो बचे हुए नंबर्स हैं वो आने की संभावना होगी। बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं? 4 5 6। तो 1 2 3 के विपरीत 4 5 6, 4 5 6 के विपरीत 1 2 3। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। तो 2 के विपरीत बेटा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इधर 4 5 और 6, इधर 4 5 और 6। तो बेटा यहां तो आपका दोनों ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। यहां तो आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, इधर 4 5 6, इधर 4 5 6। लेकिन यहां पर हम आंसर क्या दें? देखो यहां पर हम 4 आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि 4 आंसर देने का मतलब है कि हम 100% बता रहे हैं कि 2 के विपरीत 4 है, बट 2 के विपरीत 4 100% तो नहीं है ना। तो हम आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। पता नहीं लगा सकते सर, सर कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा यहां पर 2 के विपरीत क्या है? सर 2 के विपरीत कभी 2 तो नहीं हो सकता। सर 2 के विपरीत कभी 1 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 3 तो 2 के साथ है। जो सरफेस बेटा 1 के एडजेसेंट है, जो सरफेस 2 के एडजेसेंट है, वो कभी भी 2 के अपोजिट नहीं जा सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। तो 2 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत कभी 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। तो यहां पर हमारी मजबूरी है ऑप्शन ए को टिक करना। यहां पर हमारी मजबूरी है ऑप्शन ए को टिक करना। समझ रहे हो? ये मजबूरी है, बट यहां पर हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, इसीलिए हमने कैन नॉट बी डिटरमाइन चूज किया। लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइन से भी पहले हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? इधर 4 5 और 6 को, क्योंकि ये कंप्लीट आंसर है। समझ रहे हो? अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तब हम चूज करते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी है 4 5 6 में से जो एक होगा उसको चूज कर ले हम। ठीक है? यहां पर अगर 5 होता तो उसको भी चूज कर सकते थे, यहां पर अगर 6 होता तो उसको भी चूज कर लेते। मान लो 4 की जगह यहां पे 6 होता तो उसको भी चूज कर लेते, क्योंकि ये मजबूरी है। बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो जो बचा वो हमारी मजबूरी है, उसी को हमें आंसर बनाना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे हम फंस गए। इंटरेस्टिंग तो बेटा ये वाले 4 ऑप्शन है, ये वाले 4 ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2 के विपरीत कभी भी 1 नहीं जा सकता। 2 के विपरीत कभी भी 1 नहीं जा सकता, 1 तो 2 के साथ रहेगा। अब 2 के विपरीत या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है। तो सर ये तो हो गई एग्जामिनर से गलती, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक एग्जामिनर से हो रही है, अगर ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक एग्जामिनर से हो रही है, तो इसका मतलब पता है क्या है? एग्जामिनर आपसे कुछ चाहता है। वो चाहता है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करो, कोई एक। और कोई एक ऑप्शन चूज करने का मतलब पता है क्या है? कि एग्जामिनर ये चाह रहा है कि अब आप इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर दो, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में ही हमारे आंसर्स फिक्स होते हैं। तो यहां पर जो हम आंसर देंगे, अब हम आंसर देंगे 2 के अपोजिट 5। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको स्टैंडर्डाइज मानेंगे। समझ रहे हो? तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, जहां हमें इसको स्टैंडर्डाइज मानना पड़ा। तो इसको स्टैंडर्डाइज कब मानना पड़ा हमें? अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? विकल्प पे डिपेंड करेगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। समझ रहे हो? तो यहां पर हम ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन बी 5। तो बेटा पॉसिबिलिटी के केस में हम ऑप्शंस का सिलेक्शन कैसे लेंगे? देखो सबसे पहले तो हम ऑप्शन खोजेंगे इधर 4 5 और 6। अगर ये वाला ऑप्शन हमें नहीं दिखता तो फिर हम ऑप्शन चूज करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो हम ऑप्शन चूज करेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और अगर ये भी ऑप्शन नहीं दे रखा तब हम 4 5 6 में से जो भी एक ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटी होती है ऑप्शंस को चूज करने की। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तो फिर हम नन ऑफ दीज ऑप्शन ही चूज करते, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो फिर हम नन ऑफ, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं है ना। तो पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, दूसरी इसको, तीसरी इसको, फिर चौथी इनमें से कोई भी एक को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आ गया मजा है? तो ये मत समझो कि बस आंसर दे दिया और हमारा काम हो गया। सिर्फ आंसर देने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा काम चलेगा बेस्ट ऑप्शन चूज करने से, क्योंकि जब तक तुम बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करोगे तब तक तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे।
तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना आपको आना चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, समझ रहे हो? तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना आपको आना चाहिए। जब तक आप बेस्ट ऑप्शन चूज करना नहीं जानते हो तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड फिगर पे हम चलते हैं। हमने प्रैक्टिकली भी इस क्वेश्चन को करके दिखा दिया आपको कि क्यों ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, जरूरी थोड़ी है, कोई भी नंबर प्रिंट हो सकता था। एक डाइस है जिसकी कुछ सरफेस आपको दिखाई दे रही है 135, और इस डाइस पे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं प्रिंट है। आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या है ना, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत कौन सी सतह है, एक के विपरीत कौन सी सतह है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत कौन सी सतह है यार, ये डेली डेली क्लास में क्या दिक्कत हो जाती है भाई मेरे। हाँ, फाइंड नंबर विच इज अपोजिट टू 1। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, आपको एक के विपरीत सतह आइडेंटिफाई करनी है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1 एंड योर ऑप्शंस आर, बेटा ऑप्शन, बिना ऑप्शन के आप इस क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे, ठीक है। एक के विपरीत क्या होगा आपको बताना है। एक के विपरीत 4 है, एक के विपरीत 5 है, एक के विपरीत 6 है, या 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है एक के विपरीत, है ना। ऑप्शन ए, एक के विपरीत 4 है, एक के विपरीत 5 है ना, एक के विपरीत सॉरी 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, या एक के विपरीत कैन नॉट बी डिटरमाइन है, या फिर एक के विपरीत है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखो नन ऑफ दीज का मतलब होता है जब इनमें से कोई भी विकल्प सही ना हो। एक के विपरीत 4 है, एक के विपरीत 6 है, एक के विपरीत है 3, एक के विपरीत है कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, या फिर एक के विपरीत है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। एक के विपरीत बेटा 4 है, एक के विपरीत 3 है, एक के विपरीत 5 है, या एक के विपरीत है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बताओ 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 5 है, या 1 के अपोजिट खुद 1 है, ठीक है। 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 6 है, या 1 के अपोजिट खुद 1 है। बताओ, मैंने इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए कि एक भी सिंगल डाउट आपका बच नहीं सकता। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस ले लिए, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन ले लिए, हाँ जी, कि एक भी सिंगल डाउट आपका बच नहीं सकता, ठीक है बेटा। 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं प्रिंट है इस डाइस में, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं प्रिंट है इस डाइस में, और आपको आइडेंटिफाई करना है 1 के अपोजिट क्या है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि डाइस की अगर एक सिंगल फिगर हमारे सामने हो, अगर डाइस की एक सिंगल फिगर हमारे सामने हो तो अपोजिट सरफेसेस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
अगर डाइस की सिंगल फिगर, तब हम कैसे आंसर देते हैं, ये जो तीन सरफेस है ना ये हमेशा एक साथ रहेंगे, ये जो तीन सरफेस हैं ये हमेशा एक साथ रहेंगी, और इन तीन सरफेस के अपोजिट बेटा बाकी की तीन सरफेस हो सकती हैं। बाकी की तीन सरफेस कौन सी बच गई बेटा, 2 4 6। बाकी की तीन सरफेस कौन सी बच गई, 2 4 6। बाकी की तीन सरफेस बच गई 2 4 6। भाई ये जो डाइस है क्या है, ये मतलब एक सिंगल फिगर है, इसका मतलब ये तीन नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीन के विपरीत बाकी की तीन सरफेस हो सकती हैं 2 4 6। हमसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। अच्छा हमसे गलती हो गई, ये 2 4 6 है, हमने 4 5 6 ले लिया ऑप्शंस। बेटा 4 5 6 नहीं लेना है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हमसे हुई है, हमें लेना है 2 4 6, है ना। हमें जो ऑप्शंस चूज करने हैं वो चूज करने हैं 2 4 6। हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, 2 4 6 ऑप्शन चूज करना है, हमें ऑप्शन चूज करना है 2 4 6। 2 4 6 1, हमें ऑप्शन चूज करना है 2 4 6। ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमें आइडेंटिफाई करना है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट क्या है ना, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, 1 के अपोजिट क्या है। तो मेरे दोस्त 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट जो सरफेस है वो 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। हम डिफाइन नहीं कर सकते सर कौन से है, बट 2 4 6 में से कोई भी हो सकती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई 1 के अपोजिट 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, हम परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ जी भाई 1 के अपोजिट 2 4 6 में से कोई भी हो सकता है, डेफिनेट आंसर हम नहीं दे सकते। अब यहाँ पे आंसर क्या देंगे सर, यहाँ पर इधर 2 4 6 वाला ऑप्शन तो मिला नहीं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर यहाँ पर इधर 2 4 6 का ऑप्शन है नहीं, सर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन भी नहीं है, तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन चूज करेंगे वो चूज करेंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अच्छा यहाँ पर देखो सर यहाँ पर 1 के अपोजिट 3 5 तो हो नहीं सकते, 1 के अपोजिट 3 5 नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये तो 1 के साथ है। तो जो सरफेस बेटा 1 के साथ है वो तो 1 के साथ ही रहेंगे, तो 1 के अपोजिट कभी भी 3 5 नहीं होगा सर, 1 के अपोजिट कभी भी 1 नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारी मजबूरी है इस ऑप्शन को चूज करना। सर 1 के अपोजिट 1 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमें ना 2 4 6 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, हमें 2 4 6 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, समझ रहे हो, है ना। 2 4 6 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, यानी कि एग्जामिनर चाह रहा है कोई एक ऑप्शन दो, तो ये मत समझना कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम स्टैंडर्डाइज मान के आंसर देंगे। तो अब हम 1 के अपोजिट क्या आंसर देंगे, अब हम 1 के अपोजिट 6 आंसर देंगे। तो इसको स्टैंडर्डाइज कब माना जाएगा, इसको स्टैंडर्डाइज तब माना जाएगा जब ऑप्शन की डिमांड होगी, जब ऑप्शन की डिमांड होगी। बेटा यहाँ पर नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है बट परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से आंसर नहीं दे रहे हैं, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, जो परफेक्ट ऑप्शन है वो है ईदर 2 4 और 6, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। यहां पर पॉसिबिलिटी को चूज क्यों किया गया है, यहां पर पॉसिबिलिटी को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस है वो 100% फॉल्स हैं। तो जब 100% फॉल्स है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चूज कर ली हमने, वहां पे मजबूरी थी, बट यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, तो नन ऑफ दीस, ठीक। हाँ जी, चलिए साहब। तो देखो मेन जो खेल है ना इस चैप्टर में वो ऑप्शन का ही है, सारा खेल बेटा ऑप्शन का ही है। ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चूज करने आपको आने चाहिए, है ना, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने आने चाहिए, है ना, कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए, है ना। ये भी एक डाइस है जिसपे 1 to 6 नंबर प्रिंट है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, अपोजिट टू 2, दो के विपरीत क्या है। अच्छा पहले आप ये भी साइड में लिख देना, एक के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत क्या है, चार के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है और 6 के विपरीत क्या है। पहले आप ये भी साइड में लिख दो, आप ये भी साइड में लिख दो
कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट, 6 के अपोजिट। फिर आपको आंसर देना है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, क्योंकि जो ऑप्शन मैं दूंगा वो इसके हिसाब से दूंगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, है ना, ईदर 1 और 6, ईदर 3 और 5, ईदर 1 और 3, ईदर 5 और 6। जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको इसके हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 1, 6, 2। हाँ जी, आप बताओ। बेटा सिंगल फिगर को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये, सिंगल फिगर को देखकर ये बता नहीं सकते कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल। ये जो फिगर है ना, ये स्टैंडर्ड भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। भैया स्टैंडर्डाइज तो तभी डिफाइन हो सकता है, ये फिगर बेटा स्टैंडर्ड भी हो सकती है जनरल भी, ये फिगर स्टैंडर्ड भी हो सकती है जनरल भी, है ना। हाँ जी, सिंगल फिगर को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमें अपोजिट सरफेसेस के बारे में ही पता होना जरूरी है ना। जब तक हमें अपोजिट सरफेस के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेन चीज है अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई करो, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। जब तक हमें ये पता ना चल जाए 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4, तब तक हम उसको स्टैंडर्डाइज नहीं बोल सकते। चलिए मेरे भाई, तो यहां पर हमें पता है ये जो 3 नंबर हैं ये हमेशा एक साथ रहेंगे, 1 2 6। तो 1 2 6 के अपोजिट, है ना, 3 नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1 2 6। 1 2 6 के अपोजिट बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं। 1 2 6 के अपोजिट बाकी के 3 नंबर आने की संभावना है 3 4 5। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी ईदर 3 4 और 5। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, देन योर आंसर विल बी ईदर 3 4 और 5। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, भैया 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 4 5 नहीं होगा, क्योंकि 4 5 तो 3 के साथ है। 3 के विपरीत होगा 1 2 6, ईदर 1 2 और 6। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4, either 1 2 or 6, either 1 2 or 6. Find the number which is opposite to 5, either 1 2 or 6, either 1 2 or 6. Find the number which is opposite to 6, either 3 4 or 5, either 3 4 और 5। ठीक है, अब हमसे इसमें से पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत क्या है। तो 2 के विपरीत भैया इधर 3 4 और 5, 3 4 5 में से कोई एक होगा, लेकिन 2 के विपरीत कभी भी, 2 के विपरीत कभी भी 1 और 6 नहीं जा सकता, 2 के विपरीत कभी भी 1 और 6 नहीं जा सकता। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई ऑप्शन के हिसाब से हमने चूज कर लिया। सर 2 के विपरीत कभी भी, 2 के विपरीत कभी भी 1 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 2 के साथ है, और 2 के विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा 2 के विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता, है ना। तो 2 के विपरीत या तो 3 है या 4 है या 5 है। तो एग्जामिनर चाह रहा है इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करके दे दो तो हम परफेक्ट आंसर माने। जैसे कि पुराने क्वेश्चन में एग्जामिनर चाह रहा था कि इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, तो हमने इसको स्टैंडर्डाइज मान के बता दिया 1 के अपोजिट 6 है। इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, तो हमने इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर बता दिया 2 के अपोजिट 5 है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस पासे में हम 2 के विपरीत 5 ऑप्शन टिक नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि हम इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर फिक्स नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज कभी हो ही नहीं सकता। ये 100% एक जनरल डाइस है, ये 100% एक जनरल डाइस है। देखो अभी तक तो हम कंफ्यूज थे, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी, बट ये जो डाइस है ना, ये 100% एक जनरल डाइस है। ये 100% जनरल डाइस क्यों है? क्योंकि इस डाइस में कभी भी 1 के अपोजिट 6 नहीं जाएगा। भाई स्टैंडर्डाइज का मतलब है 1 के अपोजिट 6 होना चाहिए, 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए, 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए। तो इस डाइस में कभी भी 1 के अपोजिट 6 नहीं जा सकता, तो ये हमेशा एक जनरल डाइस रहेगा। तो इस सिचुएशन में,
है ना। 2 के अपोजिट क्या है, तो बेटा इस सिचुएशन में 2 के अपोजिट 3 4 5 में से वाकई में कोई भी संख्या जा सकती है। यहां पर हम इसको स्टैंडर्डाइज मान के कंफर्म आंसर 5 नहीं दे सकते, तो ये वाकई में प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये वाकई में प्रिंटिंग मिस्टेक है, और इस प्रिंटिंग मिस्टेक में हम ऑप्शन ए भी चूज कर सकते हैं तो भी हमें नंबर मिलेंगे, ऑप्शन बी भी चूज कर सकते हैं तो भी हमें नंबर मिलेंगे, और ऑप्शन सी भी चूज कर सकते हैं तो भी हमें नंबर मिलेंगे। तो ये वाकई में प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, यहां पर तो हमने स्टैंडर्डाइज मान के आंसर दे दिया, बट यहां हम इसको स्टैंडर्डाइज एज्यूम करके सिर्फ 5 आंसर दो, ये गलत है। यहां पर आप ये भी ऑप्शन दोगे तो भी नंबर मिलेंगे, ये भी ऑप्शन दोगे तो भी नंबर मिलेंगे, और ये ऑप्शन दोगे तो भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसा जिंदगी में आज तक नहीं देखा ना पढ़ा। चलिए मेरे भाई, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप ना परफेक्ट ऑप्शन चूज करना सीख रहे हैं कि कब कौन सा परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डाइस जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में सारा ऑप्शन का खेल है। अगर आप परफेक्ट ऑप्शन चूज कर लोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम सिंगल फिगर क्वेश्चन बना रहे हैं, और सिंगल फिगर में हमें यही पता चला कि सर सिंगल फिगर में हम आंसर डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट जा सकती है। ठीक है, कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट जा सकती है। यहां पर आंसर्स है ना, अपोजिट आंसर्स डिफाइन नहीं किए जा सकते। ये डाइस की एक फिगर है, और इस फिगर में A to F 6 लेटर्स हैं, 6 डिफरेंट सरफेसेस पर। आपको पता लगाना है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू सी। सी के अपोजिट कौन सा लेटर है। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप हर बार सारे आंसर परफेक्ट दोगे। अब आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये आप लोगों का टेस्ट है बेटा। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू सी, ए बी। अब मैं आपको हर टाइप के ऑप्शन दूंगा बेटा, इधर ए बी एफ, इधर ए बी और एफ, ए बी और एफ, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ए डी ई नहीं, ए डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ए डी ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ए डी ई, सी। चलिए साहब, मैंने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए। जो भी नॉलेज मैंने आपको अभी तक दी है उसके हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, और गलती नहीं करनी बेटा इस बार, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। ठीक है, हाँ जी, हर बार आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अब आप समझ गए कि जब भी आपको डाइस की सिंगल फिगर गिवन होगी, जब भी आपको डाइस की सिंगल फिगर गिवन होगी, तो आप अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये 1 है, ये 1 है, और ये ऊपर वाली सरफेस पे 2 है, और यहाँ पे 3 है। आपको 3 सरफेस दिखाई दे रही है, आपको 1 दिखाई दे रहा है, आपको 2 दिखाई दे रहा है, आपको 3 दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इनके जो अपोजिट सरफेस है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। 1 के अपोजिट बेटा 4 भी हो सकता, ये जो 1 है इसके अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो सिंगल फिगर क्वेश्चन में आंसर डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, 6 लेटर हैं, तो ये जो 3 लेटर है ए बी एफ, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे। ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे, ए बी एफ। और इन तीनों लेटर के अपोजिट बाकी के जो 3 लेटर बच गए उनके आने की संभावना है। बाकी के 3 लेटर कौन से बचे बेटा, सी डी ई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू सी।
फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू सी। भाई साहब सी के विपरीत कौन सा लेटर है, सी के विपरीत कौन सा लेटर है? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सी के विपरीत बेटा ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है, सी के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हम आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम ऑप्शन ए को चूज नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन है नहीं, तो यहाँ हम आंसर देंगे नन ऑफ दिस, हम फिर भी ऑप्शन ए को चूज नहीं करेंगे। ऑप्शन ए को चूज तो तब करेंगे जब बाकी के तीन ऑप्शन 100% गलत है, क्योंकि सी के विपरीत ना तो कभी डी आएगा ना कभी ई आएगा, क्योंकि ये दोनों सी के साथ हैं। ठीक है, ईदर ए बी, और एक भाई साहब कह रहे हैं कि ईदर ए बी एफ और कैन नॉट बी डिटरमाइन में किसको प्रायोरिटी दें। ये भाई साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अबे गधे, पहले ही अगर तुम ऑप्शन को ध्यान से देख लेते तो ये तुम्हारा डाउट पहले ही दूर हो जाता कि ईदर ए बी एफ और कैन नॉट बी डिटरमाइन में किसको प्रायोरिटी देंगे। अब ये लिखा नहीं है मैंने, ए बी एफ को टिक किया है। तुम बिल्कुल ही गधे निकले यार, है। हर बार तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैन नॉट बी डिटरमाइन से ज्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे, ईदर 2, 4 और 6। जो परफेक्ट आंसर है पहले हम उसको चूज करेंगे, अगर ये नहीं है तब हम चूज करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी नहीं है तो हम चूज करेंगे नन ऑफ दिस। हर टाइप के ऑप्शन तो मैंने करके दिखा दिए तुम्हें, कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ा भाई साहब, कोई भी डाउट। बेटा यहां पर हम ए चूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी। यहां पर ए चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है, संभावना। हम पॉसिबिलिटी का बेसिस पे हम इसको 100% ट्रू नहीं कर सकते। यहां पर हमारी मजबूरी है पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन चूज करना, यहां हमारी मजबूरी है, बट यहां हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। कितनी बार समझाएं, मतलब नए नए बच्चे हो गए, अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं थे। हाँ? शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, तो ये था बेटा पहला केस जब डाइस की सिंगल फिगर होगी और सिंगल फिगर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप बेटा दूसरा केस लिखो, व्हेन टू फिगर्स ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, व्हेन टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। अच्छा, दो स्थिति वाले में भी ना तीन केस है, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। तो पहले हम नो कॉमन वाला क्वेश्चन करते हैं। जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां होंगी और दोनों पासों में बेटा एक भी सतह सामान्य नहीं होगी, व्हेन देयर इज नो कॉमन। मतलब एक पासे को अब आपको दो बार दिखाया जाएगा, एक ही पासे को आपको कितनी बार दिखाया जाएगा, एक ही पासे को आपको दिखाया जाएगा दो बार। ठीक है, पहली बार जब आपने देखा तो आपको दिखाई दिए नंबर 1, 2, 3। पहली बार जब आपने पासा देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए 1, 2, 3। और दोबारा जब आपने पासा देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए 4, 5, 6। दोबारा जब आपने पासा देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए 4, 5, 6। और आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। दो के विपरीत कौन सी सतह, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, दो के विपरीत कौन सी सतह है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसमें आपको कोई नई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कोई नई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो नो कॉमन वाला क्वेश्चन है ना, ये नो कॉमन वाला क्वेश्चन बेटा वन फिगर के ही तरह सॉल्व होगा। ये नो कॉमन वाला क्वेश्चन बेटा वन फिगर की ही तरह सॉल्व होगा। कैसे सर? यहां पर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, यहां पर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते बेटा। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों एक जैसे क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन रिपीट करवा के ओवर स्मार्ट मत बनो। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन समझ आ गया तो तीसरे में कोई डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले जो मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं वो चारों एक जैसे क्वेश्चन है, चारों में किसी भी क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। समझे गधे? हाँ, तो यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। ठीक है, और एक भी सरफेस यहाँ पे कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन। तो ये जो नो कॉमन वाला क्वेश्चन है ना, ये भी बेटा वन फिगर मेथड से ही सॉल्व होगा, वन फिगर मेथड से ही सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर भी बेटा ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन 3 नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर के आने की संभावना है। बाकी के 3 नंबर 4, 5, 6। तुम कंफर्म आंसर नहीं कह सकते कि 2 के विपरीत 100% 5 आएगा, 2 के विपरीत 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तुम 100% आंसर नहीं दे सकते कि 100% 2 के विपरीत बेटा, है ना, 100% 2 के विपरीत 4 5 आएगा।
दो के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। दो के विपरीत, है ना, आप 100% आंसर नहीं दे सकते हैं कि दो के विपरीत पक्का 5 आएगा। आप 100% आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। हर बार मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस करा रहा हूं ताकि बार बार आपके डाउट्स दूर होते रहे। चलिए साहब, बताओ दो के विपरीत क्या है। बेस्ट ऑप्शन चूज करो फटाफट से। बेस्ट ऑप्शन चूज करो फटाफट से। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू टू, देन योर आंसर विल बी ईदर 4 5 और 6। यहां पर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर देंगे क्योंकि दो के विपरीत हम कंफर्म 5 आंसर नहीं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी को डेफिनेट आंसर नहीं बना सकते हम, तो यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर देंगे। अच्छा, यहाँ पे दो के विपरीत कभी दो तो हो नहीं सकता, एक हो नहीं सकता, तीन हो नहीं सकता, तो यहां हमारी मजबूरी है ऑप्शन ए को चूज करना। अच्छा, दो के विपरीत कभी दो नहीं हो सकता, 4 5 6 में से कोई भी एक हो सकता है, तो एग्जामिनर चाह रहा है कोई भी एक ऑप्शन चूज करो। तो अब आप मुझे बताओ सोचकर, क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर यहां पर हम डेफिनेट आंसर डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर हम डेफिनेट आंसर डिफाइन कर सकते हैं। तो सर दो के विपरीत यहां पे हम चूज कर लेंगे 5। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर दे सकते हैं क्योंकि इसको स्टैंडर्डाइज माना जा सकता है। इसको स्टैंडर्डाइज हम बना सकते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, देखो यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि ये एक जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो इसको स्टैंडर्डाइज मान के हम पक्का 5 आंसर दें, ऐसा कहना गलत होगा। समझ रहे हो। हाँ जी, यहाँ पे दो के विपरीत हम 5 भी रख सकते हैं, दो के विपरीत 4 भी रख सकते हैं और दो के विपरीत हम 3 भी रख सकते हैं। यहाँ पर दो के विपरीत कुछ भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो नो कॉमन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली वन फिगर से ही डील करने हैं, यानी कि नो कॉमन में भी हम डेफिनेट आंसर्स के बारे में पता नहीं लगा सकते। समझ रहे हो। तो आज आपने बेसिकली डाइस को सॉल्व करना सीखा ही नहीं। आज आपने डाइस को सॉल्व करना सीख, क्यों? क्योंकि डाइस को सॉल्व करने का मतलब है अपोजिट सरफेस को पता लगाना, बट आज आपने अपोजिट सरफेस पता लगा ही नहीं। आज तो आपने सीखा कि बेस्ट ऑप्शंस को कैसे चूज किया जाता है। आज आपने बेस्ट ऑप्शंस चूज करने सीखे हैं। और आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं आपसे कल और इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। बेटा सी को चूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम 5 को चूज कर सकते हैं। अगर मैं 2 के अपोजिट 5 को चूज कर लेता हूं तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा क्योंकि 1 के अपोजिट ऑलरेडी 6 आ चुका है। फिर 2 के अपोजिट, सॉरी 1 के अपोजिट 6 नहीं है, तो 2 के अपोजिट 5 को चूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कर सकते हो 5 को चूज, ठीक है। हाँ जी, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मजा तो आना ही है भैया, पीयूष सर जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा ये बताओ, हैं? चलिए।